चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 और IS2 इन्वेंट्री। गुज़श्ता क्लास में आपको कुछ होमवर्क देकर गया था मैं, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 था और एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास के हाज़रीन और गायबीन ने ये होमवर्क को अटैम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग इन फर्दर टाइम मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको एक फ़्रेश और एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, इस पर आपने गौर व फिक्र करनी और मेरे साथ रहना है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब हमने अपने अकाउंटिंग के बेसिक लेक्चर्स का आगाज़ किया था तो हम सब ने एक बात बखूबी समझी थी, जानी थी, पढ़ी थी कि बिज़नेस करने के दो मशहूर तरीके हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिज़नेस, एक को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। अच्छा, ये राइटिंग जो है ना वो आपको अभी आप इसको देख लो अच्छी तरह से, ये आपको बार बार जो है ना वो आगे ज़िंदगी में मिलने वाली है, क्योंकि ये राइटिंग मेरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर अहमद की फाइल से चोरी की है। ठीक है, तो उनके कॉस्टिंग के लेक्चर का ये एक्सट्रैक्ट है जहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा इससे जो है ना वो बजाय इसके कि मैं खुद मेहनत करूं और ख़ुद मैं लिखूं, तो मैं उनकी PDF ही उठा लेता हूं। तो मैंने उनकी PDF से एक पेज चुपके से चोरी कर लिया। ठीक है, तो जब आप कॉस्टिंग उनसे पढ़ने जाओगे, FR1 FR2 पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो आपको जो है ना वो सिमिलर ये राइटिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है, इतनी खूबसूरत राइटिंग अल्लाह माफ़ करे मेरी है नहीं। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा था जनाब कि बिज़नेस करने के दो मशहूर तरीके हैं। एक को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, एक को हम कहते हैं बच्चों ट्रेडिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर हमने पढ़ा था कि ये वो बंदा होता है जो ज़ीरो से लेकर एंड तक अपनी प्रोडक्ट को खुद बना रहा होता है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। मिसाल हमने पढ़ी थी पाक फेंस, मल्टीफॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे सामने जो कैमरा मेरी तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी वीडियो को बना रहा है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है जनाब पैनासोनिक का 4K कैमरा। तो पैनासोनिक वाले कौन है? मैन्युफैक्चरर हैं। क्यों? क्योंकि वो पैनासोनिक वाले इस कैमरे के मैन्युफैक्चरर हैं। अगर मैंने जिस इस माइक को लगाया हुआ है, इस माइक को देखूं तो मैंने रॉड का माइक लगाया हुआ है ना, तो ये रॉड क्या है? इस माइक का मैन्युफैक्चरर है। मैं जिस डिवाइस पे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये क्या है? ये iPad है। ये iPad का मैन्युफैक्चरर कौन है बच्चों? ये iPad का मैन्युफैक्चरर कौन है? एप्पल है। ये पेंसिल है, ये किसकी है? एप्पल की है। तो इस पेंसिल का मैन्युफैक्चरर कौन है? बोलो भाई। हाँ जी, एप्पल है। पेंसिल बनाने वाले नहीं, एप्पल है। ठीक है, मेरे सामने TV है जिसपे मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, उसका रिमोट है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? TCL। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर वो होता है जो चीज़ को खुद बनाता है ज़ीरो से और बेचता है। अच्छा, वो चीज़ को बनाएगा कैसे? वो बस यूँ शक्ल अका बूम बूम वाली पेंसिल उठाएगा और वो कुछ बनाएगा और वो फिर निकल के चीज़ तैयार हो जाएगी? ऐसा होगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे एक प्रोसेस के थ्रू, पूरे एक अमल के थ्रू। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर करता क्या है? मैन्युफैक्चरर सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद उसके ऊपर कुछ काम करता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। अगर मैं बात करूं आपसे इस एग्जांपल की, तो देखो, मैन्युफैक्चरर अगर ये टेबल बना रहा है, कुर्सी बना रहा है और ये शेल्फ्स वगैरह बना रहा है, साइड रैक बना रहा है लकड़ी के, तो इसने इसको बनाने के लिए क्या किया होगा? इसने सबसे पहले जाके मार्केट से लकड़ी खरीदी होगी, किसी मार्केट से खरीदी होगी या काटी होगी, जंगल से आके एक्सट्रैक्ट की होगी, परचेज़ की होगी, जो भी किया होगा। अच्छा, इसने मटेरियल लिया होगा, लकड़ियाँ ली होंगी, उसके बाद क्या किया होगा? उसको अपनी वर्कशॉप में जाके, उसको अपनी फैक्ट्री में जाके कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, और इस कन्वर्ट करने पे कन्वर्जन कॉस्ट लगाई होगी, कन्वर्ट किया होगा। कन्वर्ट किस में किया होगा? कन्वर्ट किया होगा सेमी फिनिश गुड में। ये भी हालत है इसकी, ये जो साइड में लकड़ी पड़ी हुई है, तो ये अभी क्या है? ये सेमी फिनिश गुड है ना। ये फिनिश गुड तो नहीं कहूँगा ना इसको मैं, ये सेमी फिनिश गुड है। सेमी नहीं कहते, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर थोड़ी डेरन सेमी, तो सेमी फिनिश गुड है। ठीक है, ओके। सेमी फिनिश गुड के बाद क्या होगा? इसके ऊपर और काम होगा, पेंट शेंट होगा और वो कीले लगेंगी, इसके अंदर जो है ना वो नक्के लगेंगे, पाए लगेंगे, पंजे बोल रहा हूँ, पाए पंजे बोल रहा हूँ, माफ़ कर, तो खाने का आइटम है, वो सारी चीज़ें लगेंगी और उसमें डिज़ाइन होगा, उसमें पॉलिश लगेगी। सब कुछ करने के बाद वो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, फिनिश गुड्स बन जाएंगे। अच्छा, तो अगर आज से पहले मैं आपसे पूछता तो मैं कहता ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस में जो आइटम होता है जिसके अंदर बिजनेस डील करता है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं सिर्फ इसको इन्वेंट्री कहूँगा या इसको कहूँगा या इसको भी इन्वेंट्री कहूँगा? किसको कहूँगा? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में मेरे पास तीनों चीज़ें आती हैं। यानी कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन में मेरे पास बच्चों रॉ मटेरियल भी आता है, इन्वेंट्री की डेफिनेशन के अंदर मेरे पास सेमी फिनिश गुड्स भी आते हैं और इन्वेंट्री के अंदर मेरे FG भी आते हैं, फिनिश गुड्स। तो RM, ठीक है, और ये जो मेरे पास वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है, वो भी आता है। और क्या आता है बोलो बच्चों? फिनिश गुड्स भी आ रहे होते हैं। डन, ओके। तो अब मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो मैन्युफैक्चरर वो है जो मार्केट से माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके ऊपर कोई ना कोई कन्वर्जन कॉस्ट लगाता है और उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, एक मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक मैन्युफैक्चरर के लिए, तो लेट से उसने रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीदा होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीदा होगा कोई 10,000 रुपये का। ठीक है,
उसके बाद इसने इस कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट तरह की कॉस्ट इनकर की होंगी। बोलो बच्चों क्या की होंगी? डिफरेंट तरह की कॉस्ट इनकर की होंगी। वो कॉस्ट कौन कौन सी होंगी भला? बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। अच्छा, जो ये मज़दूर है, ये डायरेक्टली 1 घंटे की सैलरी लेता है। 1 घंटे के मैं इसको 1500 रुपये देता हूँ। 1 घंटे कितने पैसे देता हूँ? बोलो बच्चों, 1500 रुपये देता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर इसने ये एक टेबल तैयार कर दी, तो इससे मैं कहता हूँ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ? डायरेक्ट लेबर। वो मज़दूर तबका जो इसको बनाने के लिए मैंने लगाया है 1500। ठीक है। अच्छा, अब और भी खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, लेबर भी हो सकता है और डिफरेंट तरह के ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना, गौर से सुनना, इन सबको मैं कनेक्ट करूँगा आगे जाके थ्योरी से, क्योंकि ये थ्योरी आपकी किताब में लिखी है और हमने पढ़नी है। अच्छा, ओवरहेड्स के अंदर फर्दर मेरे पास डिफरेंट तरह के ओवरहेड्स आते हैं, यानी कि इसके अंदर मेरे पास कुछ आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, कुछ आते हैं मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स। ये क्या होते हैं? ये दीगर और मज़ीद खर्चे होते हैं। फिक्स ओवरहेड मतलब क्या होता है? फिक्स एक होती है चीज़ फिक्स, एक होती है चीज़ वेरिएबल। एक होती है चीज़ फिक्स, एक होती है चीज़ वेरिएबल। अच्छा, फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है ये वो खर्चे होते हैं जो मुझे इनकर करने ही करने हैं, रिगार्डलेस मैं मेरी प्रोडक्शन हो या मेरी प्रोडक्शन ना हो। जैसे मुझे बताओ कि ये जिस मशीन से ये चीज़ काट रहा है, लेट से ये मशीन बहुत महंगी है, उसको मैंने कैपिटलाइज किया हुआ है, मशीन मेरी पीपी में आ रही है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है क्या वो चार्ज नहीं होगी अगर मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया? नहीं, चार्ज होगी ना, यूजुअली तो चार्ज होती है, अनलेस कि वो मेरा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है ना? तो मशीन की डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी। लेट से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसमें हैं 200 रुपये के। अच्छा, और वेरिएबल ओवरहेड कहता हूँ जितने नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे उतने मेरे ओवरहेड लगेंगे। इसमें कुछ और दीगर वेरिएबल ओवरहेड भी हैं। लेट से वेरिएबल ओवरहेड आते हैं मेरे 100 रुपये के। बात समझ आती है? तो मुझे बताओ कि मेरे पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड वगैरह ये सब कुछ कितना आ गया? अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ लेबर और ओवरहेड की, कितने आ रहे हैं बोलो? 1500, 16, 17 और एक 1800 रुपये आ रहे हैं। अच्छा, ये कॉस्ट इनकर करी और कुल मिला के मैंने इसके अंदर अच्छा, कन्वर्जन के अंदर बाकी कॉस्ट भी आएंगी ना, वो ऑयल पेंट की कॉस्ट आ गई, ब्रश की आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई, वो सब मैंने वेरिएबल ओवरहेड में डाल दिए। ठीक है। अच्छा, कुल मिला के मुझे बताओ कि मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी बनी? बोलो बच्चों, 11,800। क्या बन गई बच्चों? 11,800। ये क्या बन गई? मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन गई। इसके अंदर रॉ मटेरियल भी शामिल है, इसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट भी शामिल है, और कुल मिला के मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई इन्वेंट्री की? बोलो भाई, 11,800 रुपये की मुझे इन्वेंट्री पड़ गई है। अच्छा, अब अगर मैं इसको बेचूंगा, सेलिंग प्राइस अगर मैं इसकी रख दूँ 15,000 रुपये, मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? बोलो भाई। 3200 रुपये। अच्छा, अब बाकी सब नॉर्मल चलता रहेगा जैसे हम करते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितना है। आपके लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो क्या है कि भाई मुझे बताओ कि इसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ गई? 11,800 रुपये की। तो आज के बाद हमने क्या सीखा? आज के बाद हमने ये सीख लिया कि बिजनेस 2 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बिजनेस खुद बनाता है अपनी इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री बस शक्ल लगा बूम बूम करके झटक से यूँ नहीं बन जाती है, बल्कि उसके अंदर पीछे कोई कॉस्ट इनकर होती आ रही होती है ना। तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी आती है, उसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट भी आती है, और कन्वर्जन कॉस्ट में डिफरेंट तरह की कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट भी आती हैं, इनडायरेक्ट भी आती हैं, फिक्स भी होती हैं और वेरिएबल भी होती हैं। डन। अच्छा, एक बात तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ हो गई ट्रेडिंग बिजनेस। अगली चीज़ हो गई, बोलो क्या? ट्रेडिंग बिजनेस। ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है कि ये माल खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि मार्केट से बल्क में माल उठाता है और आगे जाके बेच देता है। मार्केट से बल्क में माल उठाता है और आगे जाके बच्चों बेच देता है। जैसे मैं जाता हूँ जोड़िया बाज़ार, मैं जाता हूँ बोल्टन मार्केट, मैं बोल्टन मार्केट से बल्क में जो है ना वो जैकेट्स उठाता हूँ, बल्क में जो है ना वो सर्दियों के कपड़े उठाता हूँ, बल्क में चीज़ें उठाता हूँ, और जाके अपने घर के पास गुलशन इकबाल में एक दुकान किराए पे ली नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ मैं जाके उसको बेच देता हूँ। कहीं बोले भाई सर पार्ट टाइम में जैकेट्स बेचते हैं, चलो चलते हैं गुलशन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई। तो दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है बोलो बच्चों? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ट्रेडिंग बिजनेस खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि माल उठाता है और बेच देता है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? जितनी इसकी परचेज प्राइस है वो उसकी क्या होगी बच्चों? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर लेकिन 2 मेथड्स भी तो होते हैं, 2 सिस्टम के अंदर 2 मेथड्स भी तो होते हैं, परपीचुअल और पीरियोडिक। हाँ, डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? फीफो के हिसाब से फीफो वाली प्राइस हो जाएगी, एफको के हिसाब से एफको वाली कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? सवाल आ रहा था आपका?
ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, जाहिर सी बात है ट्रेडर कहाँ से खरीदेगा, आसमान तक शक्ल लगा वो माल आ जा माल आ जा माल आ जा, भाई गिर गया आसमान से, ऐसा नहीं। ट्रेडर कहाँ जाएगा, ट्रेडर किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके क्या करेगा, बोलो भाई, परचेज करेगा। अच्छा बेटा ये अपना नाम चेंज कर लो, जो दोनों लोग तुम लोग हो, ठीक है, ये तुम दोनों एक नाम से क्यों आए हो, ठीक है, अलग अलग नाम से आ जाओ वरना मैं किक कर दूंगा। आपके पास अगले 2 मिनट का टाइम है। एक तो क्लास में आए नहीं हो और डोलू बोलू की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी की तरह तुम जो है ना वो एक नाम लिख के दोनों आ रहे हो। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बेहतर यही कि आप लोग साथ पढ़ लें। कहाँ पढ़ लें साथ, साथ पढ़ने तो क्लास में क्यों नहीं आए हो, ठीक है भाई कर लो, तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, नाम से ही कर लो। चलो मैं वैसे ही गुस्से में हूँ तो अगली क्लास में बच के रहना। ओके डन, पक्की बात है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग समझ आ गया। अच्छा अब जब हमें यह वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब हम जल्दी से जंप मारते हैं, कहाँ जानू मेरे भाई, हम जाते हैं यहाँ पे, इस पे। ये सवाल किसी ने किए, किसी ने जहमत की सवाल को करने के लिए? हाँ मैंने कहा था रीड करना, हम डिस्कस करेंगे, किसने रीड किया, करा, समझ आया? चैट जीपीटी से रीड करवा लिया, अल्लाह माफ़ करो, खुद रीड करना ना मेरे भाई, ठीक है, खुद रीड करना था आपने, ठीक है। अच्छा ओके, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी हमने कुछ चीज़ें देख ली ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर का तुम देखो ना तो 3 अंडरलाइन मैंने चीज़ें की हुई हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अब इसका मतलब समझ आ गया, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ कन्वर्जन में वर्क इन प्रोसेस हो रहा था, वो आरी से काट रहा था ऐसे ऐसे करके, फिर क्या हुआ, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा सवाल पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराता हूँ और इस सवाल को सॉल्व करवाता हूँ, ऐसे हो जाएगा छट करके। कैसे, बहुत आसान है। आप कहता है क्या, कहता है required due to the strengthening of the local currency the parts used in the manufacture of both the air cooler and the fans become cheaper। पार्ट सस्ते हो गए, यानी कि हो सकता है मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो, NRV कम हो। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ द नैन NRV ऑफ बोथ द फिनिश्ड गुड्स एंड द एयर कूलर्स एंड फैंस ऑल्सो ड्रॉप्ड। ठीक है, जो भी ये पढ़ते हैं। Mrs. Lasani Associates have provided you with the following work papers regarding inventory on hand as at 31 December 2022. The entity is a manufacturer of 2 product lines। कहता है हम बनाते हैं एयर कूलर और हम बनाते हैं फैंस, ठीक है। अच्छा 3 तरह की कॉस्ट इसमें दी हुई हैं। एक दी हुई है इसमें, बोलो बच्चों, एक दी हुई है रॉ मटेरियल, एक दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस और एक दिया हुआ है क्या, फिनिश गुड्स। क्या क्या दिया हुआ, बोलो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। अच्छा मैंने यहाँ कर दिए 2 कलर्स, एक कर दिया वो लाइट ब्राउन कहते हैं इसको, कौन सा शेड कहते हो आप लोग अपनी ज़बान में, मुझे नहीं पता, ठीक है। एक वो वाला कर दिया मैं इसको, हाँ बेज कलर, चलो इसको बेच, बेचना, सेल करना, बेच क्या होता है, बीच, पीच, कौन था बोला गया उन्होंने, इसका नाम क्या था, बेज, बेज कलर होता है, चलो होता होगा, ठीक है। ये पेप्सी वाला बेज तो नहीं है, चलो बेज कलर है, ठीक है। एक है बेज कलर और दूसरा है ब्लू कलर। अब इसका कोई नाम नहीं लेना, ये ब्लू ही है, मैं तो उसको ब्लू ही कहता हूँ, ठीक है। एक है बेज कलर और एक है ब्लू कलर। अच्छा हम सबसे पहले जाते हैं बेज कलर पे, एयर कूलर पे। अब तुम देखो सिर्फ बेज कलर पे ना फोकस करो, एयर कूलर का रॉ मटेरियल, एयर कूलर का WIP, वर्क इन प्रोसेस को मैं WIP बोल रहा हूँ, ठीक है। एयर कूलर का रॉ मटेरियल, एयर कूलर का WIP, एयर कूलर के फिनिश गुड्स, इन सब के कॉस्ट भी दी हुई है और इन सब की NRV भी दी हुई है, यानी कि तीनों स्टेजेस दी हुई है ना, मैन्युफैक्चरिंग की तीनों स्टेजेस दी हुई हैं कि एयर कूलर के कुछ रॉ मटेरियल पड़े हुए जिससे वहाँ लकड़ी पड़ी हुई थी, एयर कूलर की कुछ कन्वर्जन की चीज़ें पड़ी हुई WIP, और एयर कूलर कुछ बने हुए रखे हुए फिनिश गुड्स की फॉर्म में। अब वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट और NRV मैंने तुम्हें दे रखी है, कन्वर्जन की भी WIP की मैंने कॉस्ट और NRV तुम्हें दे रखी है, और फिनिश गुड्स की भी कॉस्ट और NRV मैंने तुम्हें दे रखी है। तुम ज़रा मुझे बबलू ये बताओ कि क्या मैं इसको राइट डाउन करूं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे या नहीं करूं। मुझे बताओ जनरल रूल क्या होना चाहिए कि कॉस्ट और NRV को कंपेयर करूंगा और अन्य बात क्या कर दूंगा, बोलो भाई लोअर पे ले आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। सिर्फ इसको देखो, एयर कूलर को मुझे बताओ बच्चों, मुझे ज़रा बताओ बच्चों, इसकी जो कास्ट है, कास्ट वो कितनी है, इसकी जो कास्ट है वो कितनी है,
एक सेकंड, कहाँ गया एयर कूलर, ये रहा। इसकी जो कॉस्ट है कितनी है 80,000, ठीक है। इसकी एनआरवी कितनी है 50,000। मुझे बताओ लोअर क्या है 50, कितने पे लेकर आऊँ 50 पे, तो कितने से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 30 से। डन। अच्छा वाह यार ये तो जादू ही पहना है, मैंने पहली बार इस्तेमाल किया। चलो WIP पे आ जाओ एयर कूलर के। मुझे बताओ 60,000 इसकी कॉस्ट है, 50,000 इसकी एनआरवी है, लोअर क्या है 50, 10 से लेकर आऊँ, राइट डाउन कर दूँ 10 से, तो 10 से आना चाहिए, ऐसा ही है। अब आ जाओ एयर कूलर के फिनिश गुड्स पे, 160 कॉस्ट है, 110 की एनआरवी है, लोअर क्या है 110, 50 से लेकर आऊँ, लेकर आऊँगा। डन, पक्की बात है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें याद है वो रूल इनफिनिक्स के मोबाइल वाला और चिप वाला, मैंने कहा था कि चिप को मैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लेकर नहीं आऊँगा अगर मुझे ये लगता है कि जो मेरा फुल फ्लेज मोबाइल है वो अपनी कॉस्ट से ऊपर बिक जाएगा। डन। मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ फिनिश गुड्स को देखूं, इस सवाल को मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता था। मैं पहले जाता फिनिश गुड को देखता, मैं बोलता भाई फिनिश गुड 160 का खरीदा था, 110 पे खड़ा हुआ है, 160 का खरीदा था, 110 पे खड़ा हुआ है। मुझे बताओ लोअर ऑफ मतलब कॉस्ट नीचे चली गई है एनआरवी की, चली गई है, बोलो भाई चली गई है ना। इसका मतलब मुझे इसके रॉ मटेरियल को भी नीचे लाना पड़ेगा, इसके WIP को भी नीचे लाना पड़ेगा। मैं ले आया और मैं FG को भी नीचे ले आया। डन, पक्का। दोबारा रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि जिस आइटम का मेरे पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, वर्क इन प्रोसेस भी अवेलेबल है, फिनिश गुड भी अवेलेबल है, सबसे पहले जाऊं स्टेप नंबर 1 में काम करो, फिनिश गुड जाके देख लो क्या उसकी कॉस्ट उसकी एनआरवी से कम है? हाँ है। अब एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, अब मुझे उसके रॉ मटेरियल को भी नीचे लाना पड़ेगा, उसके WIP को भी नीचे लाना पड़ेगा। डन। ये देखो बिकॉज एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर, अब एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। अब मुझे फिनिश गुड्स को भी नीचे लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को भी नीचे लाना पड़ेगा, WIP को भी नीचे लाना पड़ेगा अगर वो नीचे आ रहा है। डन। अच्छा अगर मैं देखूं ब्लू कलर पे मेरे पास क्या है बोलो बच्चों, फैंस के पार्ट हैं, फैंस का WIP है, फैंस की फिनिश गुड्स हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या, मैं ये देखूंगा कि क्या जिस चीज़ को मैं राइट डाउन करने जा रहा हूँ उस फिनिश गुड की एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। अगर कॉस्ट से ज़्यादा उसकी एनआरवी है यानी मार्केट में ये ज़्यादा की बिक जाएगी तो एक्सेप्शन अप्लाई हो गई, WIP को भी छेड़ूंगा नहीं और रॉ मटेरियल को भी नहीं छेड़ूंगा। अगर वो अपनी कॉस्ट से ऊपर नहीं बिकेगी यानी कि मेन प्रोडक्ट ही मेरा खसारे में, मेरा मोबाइल ही खसारे में है भाई, तो फिर मैं उसकी चिप को भी राइट डाउन कर दूंगा। याद आ रहा है? आओ, फैन कॉस्ट थी 160, मार्केट में बिकेगा 220 का, क्या करूं, कुछ करूं? नहीं करूंगा। अच्छा चलो फैन के पार्ट देखो, कॉस्ट 120, एनआरवी 1 लाख, बताओ कितने से राइट डाउन करूं? 20। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? उसकी एनआरवी ज़्यादा है भाई। क्लियर? चलो वर्क इन प्रोसेस, फैन से 120, कॉस्ट है 1 लाख, तो 120 की एनआरवी है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी इग्नोर करना है। बात समझ आ रही है? चलो देखो सॉल्यूशन में लंबी की हुई है, आपको आपके काम की बात नहीं है। और देखो कंपटीशन में इतने आ रहे हैं, 90,000 रुपये आ रहे हैं। डन, पक्की शक्की बात है। अब जिस भी क्या बोलूँ गधे ने ये वाला एग्जाम्पल नहीं करी तो अब उसको हमने ऊपर से अच्छे से समझा दिया है। अब अल्लाह के वास्ते ये आप कुछ कर लीजिएगा जहमत। डन है, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? पक्की शक्की बात है, ओके की रिपोर्ट है। आ जाओ, आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर के सारे मिसलिनियस चीज़ें करके हम चैप्टर को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं, ताकि हम कल क्या है, कल मंगल है, पूरा दिन पूरा महीना अपना हफ्ता पड़ा हुआ आराम से, तो हम रोज़ 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करके ना इस चैप्टर को अच्छे से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर ना मैंने आपको बताया ना वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल नहीं इतना लेकिन लेंदी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत हैं। और जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ICAP थ्योरी पूछता है, और थ्योरी कहाँ से पूछेगा? इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछेगा भाई। बात समझ आ रही है? लेजर कार्ड थोड़ी बनवाएगा आपसे पेपर में बैठ के, तो हमने बनाया क्यों? समझने के लिए। आ जाओ। अच्छा यूनिट नंबर 6 पे आ जाओ। सर फैंस का वर्क एंड प्रोसेस बता दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ आ गया? पुराना मैसेज बता दूँ दोबारा? फैंस का WIP चलो बता देता हूँ। कहाँ था? ये रहा फैंस का WIP।
भाई देखो WIP हो चाहे रॉ मटेरियल हो, मैं दोबारा अपना बेस कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरा फिनिश गुड अपनी कॉस्ट से ऊपर बिक जाएगा तो उसके रॉ मटेरियल को WIP को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वाला रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरा फिनिश गुड्स फैन अपनी कॉस्ट से ऊपर है? हाँ है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा सिंपली और आगे बढ़ जाऊंगा। डन। चलो यूनिट नंबर 6 पे आ जाओ। रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर। किस पे? रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना बेसिक कॉन्सेप्ट में, आपको अपने टीचर ने बताया होगा कि जनाब हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके कंपोनेंट्स हैं 5। कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ही है। अच्छा, और ये बताते हुए मैंने आपको बताया भी था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स आपके कोर्स का पार्ट हैं, बाकी कुछ भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। यानी कि चेंजेस इन इक्विटी आपने पढ़नी है जाके R1 में, SOCF भी आपने पढ़ने जाके R1 में। R1 पुराना नाम था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का। अच्छा, और नोट्स दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपने R1, R2, FFR हर जगह पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे किताब को बनाने वाला, बल्कि इस चैप्टर को लिखने वाले जो लिखारी थे वो थोड़े से जज्बाती हो गए, ठीक है। और जज्बात में आके, जज्बात में बह के उन्होंने जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर डिस्क्लोजर्स डाल दिए, ठीक है। सर एक बार दोबारा समझा दें, नहीं अब नहीं समझाऊंगा, बहुत समझा दिया ना, तमीज़ से फुर्सत से समझा दिया, इतनी मैंने तफसील कर दी है। अब तुम लोग क्लास में नहीं आओ और प्लान करके टुल्ले मारो, तू आ रही है नहीं, तू नहीं आ रही, मैं भी नहीं आऊँगी। देखिए इस तरह से तुम लोग जो है ना वो टुल्ले मार के भी ऑनलाइन जाके बैठोगे और फिर आपस में बातें कर रहे हो, कुचड़ पुचड़, फिर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझा दूँ, तो मैं नहीं समझाऊंगा। क्यों? फिजिकल तुम लोग आए नहीं, टुल्ला मार के ऑनलाइन बैठे हो प्लान करके, और पूरी क्लास माशाल्लाह ज़्यादातर लोग जो है ना वो ढीठ रहने के प्लान इस्टमाई टुल्ला, जो IT कहते हैं ना बचपन में क्लास में, IT मारे कल IT है, बच्चे समझते थे IT की क्लास है, हम बोलते थे इस्टमाई टुल्ला, ठीक है। हम तो आते ही नहीं थे। तो तुम लोग मगाफात अमल खैर मेरे साथ कर रहे हो तो करते रहो, मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन नुकसान से खुद उठाओगे, ठीक है। तो वेक अप बिफोर इट इज टू लेट। आ जाओ। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपके कोर्स का वैसे पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि किताब को बनाने वाले क्या कहते हैं उनको, जो भाई हैं वो यहाँ पे आके थोड़ा सा जज्बाती हो गए इस चैप्टर को लिखने वाले, और उन्होंने क्या कर दिया, बोलो भाई इसके अंदर डिस्क्लोजर डाल दिया। तो डिस्क्लोजर हम पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। डिस्क्लोजर्स में होता क्या है बेसिकली? देखो डिस्क्लोजर्स के अंदर आता है कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है इस स्टैंडर्ड के हवाले से। अगर मैं बात करूँ IAS 16 की, तो उसमें मुझे क्या क्या डिस्क्लोज करना है, कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे करते क्या क्या है बता देता हूँ ऐसे ही। आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी है, ठीक है, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कितने सालों में आप जाके अपनी यूज़फुल लाइफ को चेक करते हो, आपने अपने कौन से मॉडल पे आपने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रखा हुआ है, ये सारी मोटी मोटी बातें आ रही होती हैं। एस्टीमेट अगर आपको कोई चेंज हुआ उसके बारे में चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्लोजर पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री के हवाले से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आएंगी, और नोट्स में कौन कौन से डिस्क्लोजर आएंगे, ये सारी बातें जो है ना वो रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर में हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले एक काम करो, इस डब्बे को देख लो, इस डब्बे को पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऊपर वाली बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आ रही है प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या जाएगा। मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी? बोलो ना, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी ना, कितने से जाएगी? जितनी भी अमाउंट आ रही होगी उससे चली जाएगी। डन। अच्छा, और क्या जाएगा? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री एंड लॉसेस, ये भी जा रहा होगा। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री से क्या मुराद होता है? वो NRV लॉस, जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे लाने के लिए हमने लॉस बुक किया था, वो लॉस है, NRV लॉस, वो जा रहा होगा। अच्छा, और लॉसेस आ रहे होंगे, कौन से लॉस, किस लॉस की बात कर रहा है, किस लॉस की बात कर रहा है, नॉर्मल की एबनॉर्मल? क्योंकि नॉर्मल तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा होगा ना, जहाँ रिकॉर्ड होना है, और एबनॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, वो आएगा। अच्छा, रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, ये क्या होता है? रिवर्सल ऑफ राइट डाउन का मतलब ये होता है कि एक इन्वेंट्री का आइटम ऐसा मेरे गले पड़ गया कि ना वो पिछले साल बिका ना वो इस साल बिका। पिछले साल मैंने उसकी कॉस्ट थी भाई, लेट से पिछले साल उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये और उसकी NRV थी 90 रुपये, तो मैंने उसको राइट डाउन कर दिया था कितने से? 10 से। इस बार उसकी जो NRV है वो हो गई है 120, तो मैं कितने से रिवर्स करूँगा? 10 रुपये को रिवर्स कर दूँगा ना उठा के, वापसी कॉस्ट पे ले आऊँगा, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV करना था ना, बात समझ आ रही है। तो जैसे मैंने नुकसान यहाँ पे रिकॉर्ड किए, उस नुकसान का रिवर्सल भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड, बोलो बच्चों, करूँगा, बोलो बच्चों, करूँगा मैं रिकॉर्ड इसको, बात समझ आ रही है। चलो ओके,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या जाएगा भाई, रॉ मटेरियल जाएगा, ऐसा ही है, सेमी फिनिश गुड जाएगा, ये भी इन्वेंट्री के उसमें ही जाएगा, अलग अलग से कोई नहीं आ रहा होता कि रॉ मटेरियल इतने और ये सब कुछ है, ठीक है, और फिनिश गुड भी जा रहे होंगे। बात समझ आ रही है, क्लियर है? आ जाओ, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स कहता है रिकग्निशन एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के तौर पे क्या क्या आएगा, जब आप इन्वेंट्री बेच दोगे तो आप एक गरीब सा आइटम शो करोगे अपने पास जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, कहता है राइट डाउन्स एंड लॉसेस भी आप रिकॉर्ड करोगे, जब आप लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे लेकर आते हो तो एनआरवी का लॉस आता है ना भाई, उसको आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, जिस पीरियड में आपने राइट डाउन किया है लॉस आया है। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, हो सकता है पहले किसी आइटम की एनआरवी कम हो, अब वो वापसी ऊपर चली गई हो तो आप उसको वापस कॉस्ट पे ले आओगे और आप रिवर्सल को रिकॉग्नाइज कर दोगे एज अ रिडक्शन इन इन्वेंट्री एक्सपेंस। बात समझ आ रही है? उस पीरियड में जिस पीरियड में रिवर्सल आया था, क्लियर है? चलो, एलोकेशन टू अदर एसेट्स, कहता है कभी कभार ऐसा होता है भाई कि आपकी इन्वेंट्री इतनी अच्छी होती है कि आपको मिल जाता है कि उसको पीपी में इस्तेमाल कर लो, किसी एसेट के अंदर इस्तेमाल कर लो, तो सम इन्वेंट्रीज आर नॉट एक्सपेंस इमीडिएटली इफ़ इन्वेंट्रीज आर यूज टू क्रिएट अनदर एसेट। जैसे कि मैंने सीमेंट का इस्तेमाल कर दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सीमेंट मेरी इन्वेंट्री और बिल्डिंग मेरा पीपी, तो सीमेंट को मैंने इस्तेमाल कर दिया बिल्डिंग के अंदर, सीमेंट डेबिट सॉरी पीपी डेबिट और सीमेंट क्रेडिट, डन। तो कहता है कि उनकी कॉस्ट को मैं एसेट का, उनकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना उसको मैं कैपिटलाइज करता हूँ एसेट की कॉस्ट में और फिर एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है, तो वो इन्वेंट्री में आहिस्ता आहिस्ता जाके एक्सपेंस आउट हो जाती है। ऐसा ही है? पक्का? पढ़ लो एग्जाम्पल, ये लिखी हुई है, डन सी ना, डन सी ना। चलो आगे आ जाओ। कह रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS2, एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो कौन कौन सी मेथड इस्तेमाल कर रही है किस चीज़ के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया करूँगा। वैसे आपकी ना काम की बात नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी हमारा दिल करता है कि हम आपको थोड़े से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा दिया गया तो हम दिखा देते हैं आपको वैसे ही, ठीक है। यूनिलीवर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2023 के, जिसका मैंने ऑडिट किया था, मैंने संभाल के रखे अब तक। अल्लाह अकबर। आपके काम की बात मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ना हर लेवल के काम की बात इसमें से निकल आती है। क्यों? क्योंकि सीए करके ये तो करते हो, इसी का तो ऑडिट करते हो। तो जब कैफ के बच्चों को दिखाता हूँ तो उसमें वो कंपनी सेक्ट के डिस्क्लोजर और वो रिक्वायरमेंट और वो जो प्रोविजंस कंपनी सेक्ट में लिखे हैं वो वहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं देखो, वो दिखाता हूँ। पीआरसी लेवल पे आता हूँ तो बोलता हूँ बेटा एसेट देखो बच्चों, एसेट आ रहा है, एसेट देखो बच्चों, लायबिलिटी, ठीक है, ऐसे दिखाना पड़ता है। तो हर बंदे के काम की बात निकल आती है। अच्छा, अगर तुम करंट एसेट में देखो ना तो देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स और एक आ रहा है स्टॉक एंड ट्रेड। ये दोनों इन्वेंट्री के अंदर ही आती हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब वो अभी जो मेरा रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स है, और स्टॉक एंड ट्रेड मतलब जो मेरा इन्वेंट्री है, ठीक है। इसका डिस्क्लोजर देखो क्या लिखा हुआ है, 9 और 10। 9 और 10 का मतलब क्या होता है? नोट नंबर। नोट नंबर 9 और 10 में मुझे इसके बारे में बातें मिलेंगी। चलो हम एक काम करते हैं, नोट नंबर 9 और 10 पे चलते हैं। नोट नंबर है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा ना वैसे डिस्क्लोजर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन किताब जज्बाती हो गई। देखो होता क्या है कि बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने के बाद ना एक बनते हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ऐसे होते हैं। चल ना पर आजा भाई, आजा भाई, आज ही आएगा ना। ये देखो, नोट्स एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नोट्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन किताब जज्बाती होते हुए इन्वेंट्री के नोट्स दिखा देती है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि इन्वेंट्री की कुछ चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मुझे 9 और 10 दिखाना है, लेकिन इन्वेंट्री से मुताल्लिक अगर मुझे कोई चीज़ दिखेगी ना तो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टॉक एंड ट्रेड। देखो ये तो इसने मोटी मोटी बात लिखी है, आपके काम की नहीं है। स्टॉक एंड ट्रेड पढ़ो, कंपनी की पॉलिसी कि वो अपने इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करती है। स्टॉक एंड ट्रेड यानी कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। वाह यार, ये तो हमने पढ़ा है अभी, कंपनी यही लिखती है। कॉस्ट इज डिटरमाइंड यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा? एफ को, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज इन ट्रांसिट, जो रास्ते में उसके अलावा छोड़ के, ठीक है। और बला 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 बला। कॉस्ट ऑफ, तीसरी लाइन पढ़ो, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस अभी पढ़ के आए हैं, एंड फिनिश गुड्स अभी पढ़ के आए हैं। इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैक शैक करने पे टेपे शेपे लगानी पड़ी होंगी ना वो। डायरेक्ट लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। ओए ओए, ये बात भी अभी पढ़ी है यार, क्या बात है। NRV इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वाह यार, पता ही नहीं था मुझे, तो तुमने बताया मुझे। लेस कॉस्ट नेसेसरी टू बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेक द सेल। आसान जबान में लिख दिया। कहता है और मैं जो ऑब्सोल्यूट स्टॉक होता है उसके लिए मैं प्रोविजन बनाता हूँ, ठीक है, आपके काम की बात नहीं है। हाँ, हमारी जो पॉलिसी है, रूल नहीं, हम
IS2 की कंप्लायंस कर रहे हैं ना। अब हम IS2 की कौन सी वाली बात मान रहे हैं, हम फीफो वाली बात मान रहे हैं, हम एफको वाली बात मान रहे हैं। हाँ, कंपनी ने बताया है कि मैं इन्वेंट्री को कैसे रखता हूँ, मैं पीपी को कैसे रखता हूँ, मैं डिफरेंट एसेट्स को किस स्टैंडर्ड की कंप्लायंस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन सी वाली बात मान रहा हूँ। वो कंपनी अपनी पॉलिसी लिखती है कि मेरी पॉलिसी क्या है। अच्छा, नोट नंबर 9 और 10 दिखाता हूँ। नोट नंबर 9 देखो, ये देखो स्टोरेज एंड स्पेयर्स का आ रहा है, ये आ रहा है स्टॉक एंड ट्रेड। ये देखो इन्वेंट्री, रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूडिंग इन ट्रांजिट। अभी ट्रांजिट क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। WIP वर्किंग प्रोसेस, और देखो क्या लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स। बात समझ आ रही है, ये प्रोविजन छोड़ दो, आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं 10.1 स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड इतना इतना मिलियन, इस साल मेरे पास इतना है, यानी कि ये वो स्टॉक जो रास्ते में आ रहा है। पढ़ा है ना मैंने FOB, फ्री ऑन बोर्ड, नहीं पढ़ाया? लास्ट क्लास में डिस्कस तो किया था। कभी कभार क्या होता है, गोरा माल छोड़ देता है, मुझे याद आ रहा है यार, मैंने पढ़ाया है। गोरा माल पढ़ा है ना मैंने, गोरा माल पढ़ाया तो यार मेरा। हाँ, गोरा माल छोड़ देता है और बरी जिम्मा हो जाता है, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी में आ जाता है माल, तो वो कहलाता है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। डन। अच्छा, बात समझ आ रही है। तो ये इन्वेंट्री के मोटे मोटे डिस्क्लोजर देगा। अब मैंने इन्वेंट्री के मोटे मोटे डिस्क्लोजर क्या करती है, बोलो भाई, रीड कर ली कंपनी से। अब मैं ये पढ़ूंगा, मुझे यूँ समझ आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, अब तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं, तुमने देख लिया ना, अब तुम्हें याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एन एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज, यूनिलीवर मस्ट डिस्क्लोज। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है, फीफो या वेट एवरेज? वाह यार, पता ही नहीं था मुझे तो। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विथ एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लिख क्या हुआ था। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना जा रही है, दिखाऊं कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना जा रही है। अच्छा, आम नम 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 कहाँ है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट कहाँ है? ये बैलेंस शीट के नोट्स है ना, ये ख़त्म होंगे तो P&L के नोट शुरू होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अल्लाह करे मिल जाए यहाँ पे, बेइज्जती ना हो जाए, वरना लाइव बेइज्जती होती है। तो प्रोविजंस आ गए, सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट आ गया। अब इसमें मैं तुम्हें कहाँ दिखाऊँ, ये देखो, ये एक तरीके से निकलती है। खैर यहाँ पे कोर्स का पार्ट नहीं है, पहले ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके कोर्स का पार्ट था। तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है ना, वो अपनी कॉस्ट एक खास तरीके से निकालती हैं। वो बोलती है मेरे पास ओपनिंग माल कितना था, क्लोजिंग माल कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैंने जो माल मैन्युफैक्चर किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना किया, क्लोजिंग, देखो आ गया ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना। इस तरह से क्या निकालते हैं, बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे होते हैं अपनी। बात समझ आ रही है। चलो, कहता है अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर इन्होंने कोई राइट डाउन किए हैं, होता है इन्होंने राइट डाउन ना किए हों, देख लेते हैं। राइट डाउन किए उन्होंने कोई इन्वेंट्री NRV राइट डाउन किए? नहीं, इन्होंने कोई राइट डाउन नहीं की, ठीक है। चलो, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। बात समझ आ रही है, क्लियर है, पक्की बात है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ना वो रिवायती तरीका नहीं है कि मैं बोलूँ देखें डिस्क्लोजर एक्चुअली ना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप ये 3 बातें याद कर लें। नहीं यार, याद करोगे, अभी याद करोगे, कल भूल जाओगे। लेकिन एक बार मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ ना, तो तुम्हें याद आता है। अब कल को क्या ये PRC में कोई नहीं दिखाएगा भाई तुम्हें, और मतलब मेरी कोई बड़ाई और चौड़े नहीं कि मैं तुम्हें दिखा दी, तुम्हें सिखा दिया, नहीं भाई, अच्छी बात है, देख लिया। अब जब कैफ में जाओगे ना, सर बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी, तो तुम अपने पड़ोसियों से ना एक थोड़ा सी फौकियत हासिल करके बैठोगे दिल दिल में, हाँ मुझे पता है क्या होता है, मैं देखे मैं नोट्स भी पता है क्या होते हैं, और डिस्क्लोजर भी पता है मुझे क्या होता है। बात समझ आ रही है। तो एक अच्छा है, इस लेवल पर तुम्हें नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर दिखा रहे हैं, अभी देख कर आ रहा हूँ डिस्क्लोजर, उसकी इलस्ट्रेशन बना के दिखा रहे हैं। इलस्ट्रेशन समझते हो, एक्सट्रैक्ट्स, डुप्लीकेट डमी, नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी दिख कर आ रहे थे ना, नोट 4 में आ रही थी उसकी। क्या कह रहा है, पढ़ लो। अब हंसोगे तुम, ये तो यूनिलीवर की बात कर रहा है, ही ऐसा ही है ना। कह रहा है जब इन्वेंट्री बेचता हूँ तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता हूँ, और इन्वेंट्री में क्या क्या आ रहा है, बोलो भाई, रॉ मटेरियल आ रहा है, और WIP आ रहा है, और फिनिश गुड्स आ रहा है। डन। अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, इतना। डन, पक्की बात है। अच्छा, अब ये सवाल आ रहा है, डिस्क्लोजर का सवाल है, किसी का करने का दिल चाहे तो रीड कर लेना, किसी का ना दिल चाहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। असल में पता है मसला क्या है, मसला ये है कि किताब ने ना इसको अकाउंटिंग का लिखने वाला पेपर समझ के लिखा रही ना, इसको अकाउंटिंग का राइटिंग वाला पेपर समझ के किताब ऐसी मस्त बना दी इन्वेंट्री की कि मतलब बंदा सिर्फ डायरेक्ट जाके FR1 का पेपर दे दे। इतनी चीज़ें डाल दी हैं, इतनी चीज़ें डाल दी हैं।
और डाली तो डाली, लेकिन एमसीक्यू पेपर है तो उसमें आपको उस हिसाब से लिखना चाहिए। अब डिस्क्लोजर डाल दिया, डिस्क्लोजर पढ़ा दिया, और डिस्क्लोजर के लंबे लंबे सवाल, लंबे चौड़े सवाल, अब मैं सवाल सॉल्व करूँ, मैं प्रैक्टिस कराना चाहिए उसकी भाई, मुझे तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो हर चीज़ इसलिए मैं डिस्कस कर भी नहीं रहा, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली थ्योरी के एतबार से उतनी करूँगा, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा, खत्म बात, ठीक है। किसी का बहुत मन कर रहा है बड़े बड़े सवाल करने का तो वो कर ले, ठीक है, डन। अच्छा, ये मेरा हो गया रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर वाला पार्ट। अच्छा, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की, अगर नहीं की तो अल्लाह के वास्ते कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे सवाल तो कर सकते हो ना, ठीक है, आ जाओ। ओके, अब एक काम करते हैं, हमारे ना तकरीबन चीज़ें ना ख़त्म हो गई हैं इन्वेंट्री के अंदर। अब हम बिल्कुल, हमारे पास जो पेजेस है ना टोटल इन्वेंट्री के अंदर, जो हमारी पीडीएफ के अंदर एमसीक्यूज़ मिला कर हैं, तकरीबन एमसीक्यूज़ स्टार्ट होने से पहले पहले मेरे पास पेज बनते हैं तकरीबन कोई 74 पेजेस। हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और चलते चलते देखते हैं क्या सब हमने पढ़ लिया, कोई पीडीएफ में चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ मिस होगी, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। अब मिसलिनियस कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं। क्या मिसलिनियस की मिसलिनियस इन्वेंट्री क्या होती है, पढ़ लिया जी, ठीक है। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, अरे तो पहले दिन ही पढ़ा है, ऐसा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, इतनी बार प्रैक्टिस कराई थी, हाथ टूट गए थे, ठीक है, याद आ रहा है। अच्छा, याद आ रहा है फीफो एफ को, वो लेजर कार्ड देखा देखा लग रहा है यार, तो ठीक है, याद है माजी। अच्छा, ये प्रैक्टिस भी याद आ रही है, पहले दिन बड़े रगड़ा दिया था आपने, याद आ रहा है, इसको कैसे भूल सकते हैं। ये फॉर्मेट भी बना के रखा हुआ है, देखो कभी दिल चाहेगा उन लोग को प्रैक्टिस कराने का तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा फॉर्मेट, मसला नहीं है, ठीक है। एफ को परपिचुअल कर लिया था। फिर आज की आखिरी बात याद है कौन सी, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी इकनॉमी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड एफ को, ये तो मेरे थ्योरी के नोट्स चल रहे हैं जो मैंने लिखे थे आपके लिए। अच्छा, ये भी सवाल जवाब थे कुछ, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बनने थे, फर्दर लॉसेस का कॉन्सेप्ट आ गया था। अब ये नोट्स शुरू हो गए ना मेरे, आधा गुड्स एंड ट्रांजिट पढ़ा दिया था ना मैंने, स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स एंड ट्रांजिट। अच्छा, फिर मैंने कहा था एनआरवी का कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिया था, याद है। अब हो गया, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट व्हाट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, डन। चलो आगे बढ़ो, कॉस्ट ऑफ एनआरवी, सॉरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये पढ़ लेते हैं। कहते हैं देखो इन्वेंट्री कॉस्ट में वो कॉस्ट नहीं होती जो तुमने सिर्फ इन्वेंट्री खरीद ली है, बल्कि होता तुम इन्वेंट्री बनाओ तो कॉस्ट ऑफ परचेज भी इसके अंदर शामिल है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी इसके अंदर शामिल है, याद आ रही डायग्राम, और अदर कॉस्ट भी शामिल है, इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, फॉर एग्जांपल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स। कहते हैं इसमें कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी शामिल होते हैं, कैसे अभी नीचे पढ़ेंगे। और हो सकता है कि मैं कोई ख़ास तरीके से जो है ना वो इन्वेंट्री को कस्टमर की नीड के मुताबिक डिज़ाइन करूं। भाई शादी हो रही थी एक बंदे की, उसने बोला मैं चाहता हूं कि मेरा फर्नीचर ऐसा डिज़ाइन हो कि जो हमारा बेड है ना उसके ऊपर जो वो पीछे वो लगे हुए क्या कहते हैं उसको, जो पीछे वो होता है सिराना, उसके ऊपर ऐसे यूँ फॉर्म्स हों और बीच में ना एक वो छपड़ी सा था, तो उसने बोला हार्ट का ना वो हो क्या कहते हैं उसको शीशा हो, तो हम ना यूँ करके ना यूँ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और सेल्फी लेके ना लगाएंगे, तो आप ना ए से वाला हमें बेड बना के दो। तो उसने जो ए से वाला बेड बनाया ना, तो उसको उसने क्या किया, बोलो भाई कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली उस बेड का डिज़ाइन किया। बात समझ आती है। तो इसकी भी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, इन्वेंट्री की कॉस्ट है। बात समझ आती है। चलो कॉस्ट ऑफ परचेज हमने देख ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिन कर लिया था, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अब वो यार है सेकंड स्टेज याद आ रहा है, वो जो आरी काट है ऐसे छिक 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 करके, आओ कहता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है। What is cost of conversion? Cost of conversion refer to the cost incurred to convert the raw materials into finished goods. It includes direct labor, production overheads incurred during the manufacturing process. In simple words, it is the manufacturing cost of the inventory. कहता है अच्छा, ये आप जब आई की किताब से पढ़ोगे ना, अगर कभी दिल चाहे पढ़ने का, तो देखना इतना खूबसूरत नहीं लिखा होगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे थोड़ी सी बात की, आगे बढ़ गए, होती क्या है, कैसे निकलती है, क्यों होती है, और इसके आगे भी जो मैंने डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। तो कई चीज़ें आगे की किताब में नहीं लिखी, मैं बता दूंगा भाई ये चीज़ नहीं लिखी हुई, आपको इसको इग्नोर करना, आप कर दो। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया गुड टू गो, आप आगे बढ़ जाओ, डन। अच्छा, कहता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है। कहता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब के लेबर की तनख्वाह, अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कहता है
a systematic allocation of fixed production overheads and variable production overheads। इसके अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं, जैसे कि मशीन की डेप्रिसिएशन, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं। कहते हैं दीज ओवरहेड्स आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो लकड़ी को काट के सही करने में सेमाई से लेकर वो फिनिश गुड्स बनाने तक के सफ़र में काम आती हैं। कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को मैं इन्वेंट्री कॉस्ट में क्यों शामिल करता हूँ, क्यों करता हूँ शामिल। कहता है देखो मेरी बात सुनो, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, सॉरी इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट अंडर IS2, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज आप मैन्युफैक्चर करते हो, सिर्फ कॉस्ट वो नहीं होती जिसके लिए तुमने पैसे पे किए हैं, बल्कि वो भी होती हैं जो तुम्हें इनकर करनी पड़ती हैं इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए। डे 1 में पढ़ी हुई बातें हैं। देयरफॉर कहते हैं इसीलिए ये कन्वर्जन कॉस्ट ना बेहद ज़रूरी होती हैं। इसके बगैर तुम्हारी इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, इसके बगैर तुम्हारी इन्वेंट्री तैयार हो नहीं सकती। अगर मैंने मटेरियल लेके रख लिया और मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे कि ये इन्वेंट्री जो है ना बस छड़क करके डिचकियाँ धूम करके जो है ना फिनिश गुड्स में बन जाए, ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ कोई करामत होगी, ये जो है ना वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा भाई। मुझे कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और इसको किए बगैर मेरा इन्वेंट्री का जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड में तब्दील नहीं हो सकता। ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसिड बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द point of purchase of raw material to the conversion, because the conversion costs are necessary to bring the inventory from the raw material or semi finished goods into the finished form। याद आ रही है मेरी बात, समझ आ रहा है, लिंक आ रहा है, ज़बरदस्त। These costs are directly attributable to making inventory saleable, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बोलो भाई बनती है। कहता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि डायरेक्ट लेबर। अबे चौथी बार बता दिए, आगे कुछ बोल दे भाई। सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, पता है यार इसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, पता है मुझे, पता है, मालूम है। आएगी, अच्छा वेरिएबल में जाएगी ना। चलो अब एक काम करते हैं, हम ये निकालना सीखते हैं कि कैसे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। मिसाल के तौर पे एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और मैं ये इन्वेंट्री के यूनिट्स बना रहा हूँ। इन्वेंट्री क्या बना रहा हूँ? यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। ये 2 लाख रुपए की कॉस्ट को मैं इन इन्वेंट्री के यूनिट्स में कैसे एब्जॉर्ब करवाऊंगा, कैसे जज्ब करवाऊंगा। यार देखा है ना, कभी पानी वानी गिर जाता है तो पोछा क्या करता है, पानी को पोंछ लेता है, जज्ब कर लेता है, अपने अंदर शुक समेट लेता है। तो कहता है कि कैसे मैं इस डेप्रिसिएशन को 2 लाख रुपए की इन इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनाऊं। इन्वेंट्री कॉस्ट तो लेट से मेरी होगी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। अब ये 250 रुपये की चीज़ के अंदर मैं ये डेप्रिसिएशन को कैसे एब्जॉर्ब करवाऊँ, उसका एक तरीका होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ऐसा ही है ना। तो मुझे इस मशीन की डेप्रिसिएशन को इस इन्वेंट्री के यूनिट्स पे एक सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मुझे इन डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को इस इन्वेंट्री के यूनिट्स के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना पड़ेगा बच्चों? एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, एडजस्ट करवाना पड़ेगा। डन। अच्छा कैसे करते हैं, पढ़ते हैं, आओ। कहता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग की मेंटेनेंस, फैक्ट्री मैनेजमेंट और एडमिन कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर एलोकेटेड टू इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। देखो ये ना वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद रेलेवेंट है आपके लिए। देखो कैपेसिटी होती है 3 तरह की, एक होती है नॉर्मल कैपेसिटी, एक होती है बजटेड या एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, मेरी एक्चुअल कैपेसिटी तो है कि जनाब मैं कोई 16-16 घंटे ना पेपर के दरमियान पढ़ लेता हूँ। जब जिन चढ़ता है ना ऐसी की तैसी में गया सब, मैं 16-16 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ। ये 16 घंटे पढ़ना मेरी क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी। लेकिन मैं 16 घंटे पढ़ता नहीं हूँ, नॉर्मल दिन में 4-6 घंटे पढ़ता हूँ बस। ये क्या है? मेरी नॉर्मल कैपेसिटी।
मुझे लगता है सेशन के शुरू में मैं इतना घंटे पढ़ लूँगा। ये मेरी क्या है, बजटेड या एस्टिमेटेड कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? तो 3 चीज़ें मैंने बोली, 3 तरह की कैपेसिटी होती हैं। एक होती है बजटेड या एस्टिमेटेड, एक होती है नॉर्मल कैपेसिटी। इंसानों की तरह पढ़ने पे आओ ना तो नॉर्मल इतना कर लेता हूँ। हाँ, जब फुल ब्लास्ट हो जाता है ना अंदर बाहर सब मेरा हिसाब किताब, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ता है 16-16 घंटे। ये मेरी क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं ना कि मेरी एक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं, मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। कैसे पढ़ रहा हूँ? एक्चुअल कैपेसिटी है 16 घंटे पढ़ने की। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ओके। अगली बात कहता है जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ना, इनको मैं जज्ब करवाता हूँ, एब्जॉर्ब करवाता हूँ इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है? और नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि मेरी मशीन नॉर्मली साल के 1.5 लाख यूनिट्स निकाल लेती है, लगभग 1.5 लाख यूनिट्स इस मशीन में से निकल जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी शामिल होते हैं और वो यूनिट्स भी शामिल होते हैं जो मैं प्लैंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन की वजह से नहीं कमा पाया, नहीं बना पाया। बात समझ आ रही है? यानी कि जो मैंने यूनिट्स नहीं बनाए वो भी नॉर्मल कैपेसिटी में मेरे शामिल होते हैं। बेटा मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ही रिपीट कर रहा हूँ, अपना इदरीस करीमी जो भी है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं? देखो, ओवरहेड 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वो होते हैं कि रिगार्डलेस मैं प्रोडक्शन 1 यूनिट की करूं या 1 लाख यूनिट की करूं या 1000 यूनिट की करूं, वो कॉस्ट पूरी की पूरी इनकर होनी ही होनी है। एक होती है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब ये होता है कि जितने यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री मैं प्रोड्यूस करूंगा उतनी कॉस्ट मेरी लगती जाएगी। डन? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि मैं इस इन्वेंट्री के अंदर, मैं बच्चों इस इन्वेंट्री के अंदर अपनी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को जज्ब करता हूँ, एलोकेट करता हूँ। डन? मैं अपनी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट को और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट को अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर एडजस्ट करता हूँ, जज्ब करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ। डन? ये कैसे करता हूँ? ये एक सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ। ठीक है? अब मैं दोबारा पुरानी बातें रिपीट नहीं करूँगा, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो ये मैं करता हूँ एक सिस्टमेटिक तरीके से। जहाँ तक बात है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की, ये वो खर्चे हैं जो होने ही होने हैं। मैं 1 यूनिट बनाऊँ, मैं 100 बनाऊँ, मैं 1000 बनाऊँ, मैं 10 लाख बनाऊँ, ये एब्जॉर्ब होंगे एक तरीके से। जैसे मैं कहता हूँ क्या, जैसे मैं कहता हूँ बोलो भाई ये मैं एलोकेट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। मैं देखूँगा मेरी मशीन नॉर्मली कितनी यूनिट बनाती है, 1 लाख यूनिट बनाती है। ठीक है? तो 1 लाख यूनिट के हिसाब से इस साल की डेप्रिसिएशन मैं एब्जॉर्ब करवा देता हूँ। 1 यूनिट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो एलोकेट कर दूँगा। डन? जितने यूनिट्स बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए होंगे उसका क्या करूँगा बताता हूँ अभी। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है? अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें और बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। आओ, कहता है अ फैक्ट्री इनकर्स द फॉलोइंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन 1/20 की, मैनेजमेंट एंड एडमिन कॉस्ट 80,000 की, तो टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे कितने निकले मेरे? 2 लाख रुपए के। यानी कि फिक्स कॉस्ट है, आप इसको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ना बोलो, आप फिक्स कॉस्ट कह लो। डन? आसान है, पढ़ा है ना फिक्स कॉस्ट तो। अच्छा, तो मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 2 लाख। कहता है कि मेरी मशीन की नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इस साल हुई है 16,000। मुझे बताओ मैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को, एमसीक्यू उसमें पूछेगा, क्या पूछेगा कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को किस कैपेसिटी पे एलोकेट करता हूँ, नॉर्मल के एक्चुअल? नॉर्मल। दोबारा बोलो, मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को किस कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब करवाऊंगा? नॉर्मल कैपेसिटी पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ना अपने पास ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए स्टेप बना लेना है। आपने बोला है स्टेप नंबर 1 में मैं कैलकुलेट करूँगा OAR। क्या करूँगा? कैलकुलेट OAR। जब भी आप कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होगा, उसमें पूरी कंप्यूटेशन है इसकी, ओवरहेड्स का पूरा एक चैप्टर इंशाल्लाह आराम से। ठीक है? अच्छा, आप क्या करते हो बच्चों, आप OAR कंप्यूट करते हो। OAR का मतलब होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि मैं इस ओवरहेड को किस रेट पे जस्ट करवाऊँ इन्वेंट्री के अंदर। अच्छा, मुझे बताओ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, 2 लाख रुपए। अच्छा, मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 20,000। मेरा OAR कितना आया बताओगे?
20 आया ना, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, वो अल्लाह माफ़ करे, सॉरी गलत हो गया। कितना आया बताओ? 2 रुपये आया, ऐसा ही आएगा? कितना आएगा बताओ? मैथ्स बड़ी कमज़ोर है। 10 आया, ठीक है, सही तो कर रहा था मैं यार, चलो सही कर रहा था यार। ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा? 20 डिवाइड बाई 2, 2 अंदर 2 अंदर 20। सही कर रहा था यार, तुमने हल्के लिया हो यार मेरी मैथ्स को यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, वो अलग बात है, मैं 2+2 भी कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ ताकि गलत ना हो जाए। ठीक है, अच्छा 10 रुपये आ गया। अब मेरी बात सुनो, यानी कि 10 रुपये के रेट के हिसाब से मुझे जस्ट करवाना है किसको? डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस को, यानी कि फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में। ऐसा ही है। मुझे बताओ मैंने यूनिट्स कितने बनाए इस साल? हाँ 16,000 ना, मेरा 16,000 बनाया ना, तो मैं बोलूँगा 10 मल्टीप्लाई बाय 16,000 कितना हो गया? 1,60,000। तो 1,60,000 मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो भाई? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दूंगा। बोलो भाई क्या कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा और बाकी रिमेनिंग कितना बच गया बताओ? रिमेनिंग कितना बच गया? 40,000 ना। इसका क्या करूं? ये मेरा प्रॉफिट और लॉस में चलाएगा डेप्रिसिएशन के नाम पे। अच्छा, मतलब मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं तो समझता था डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ने के बाद कि सर जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है वो सारा का सारा पीएनएल में चला जाता है, प्रॉफिट और लॉस में आता है। हाँ ऐसा होता था, लेकिन अब हमने इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ लिया, हमें समझ आ गया कि नहीं भाई पूरा डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज नहीं होता। हाँ, कुछ अगर इन्वेंट्री को बनने पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो हिस्सा मैं इन्वेंट्री कॉस्ट में डाल दूंगा। वो क्या हो जाएगा? वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, कैपिटलाइज करने का मतलब ये नहीं कि डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो, इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट नहीं करना। बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, मतलब उसे कॉस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, राज की बात है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यानी कि ये रिमेनिंग जो 40,000 है ये कहाँ जाएगा बोलो भाई? ये चार्ज हो जाएगा टू पीएनएल। डन, ज़बरदस्त, बात समझ आ रही है? अच्छा, अंग्रेज़ों ने ना, अंग्रेज़ मरते मरते इसका एक नाम रख गए। अंग्रेज़ मरते मरते इसका एक नाम रख के चले गए। मैं बताता हूँ क्या नाम रखा। अंग्रेज़ों ने मरने से पहले इसका नाम रखा, ये वो कॉस्ट जो एब्जॉर्ब हो गई है और ये वो कॉस्ट जो अनएब्जॉर्ब रह गई है। बस इतनी सी बात थी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? क्योंकि हुमैरा मैंने नॉर्मल तो है, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया? 16,000 यूनिट्स। मुझे बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे 16,000 यूनिट्स पड़े हैं, अगर मैंने 20,000 की कॉस्ट इसमें जस्ट कर दी तो गलत होएगा ना, ज़्यादती है ना। 16 पर ही करूँगा ना, बना ही 16 है, लेकिन OAR निकलेगा नॉर्मल कैपेसिटी पे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का OAR निकलेगा नॉर्मल कैपेसिटी पे। डन, चलो वेरिएबल पे आ जाओ, शाबाश। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं जैसे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ना, वैसे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कहता है इनका या तो पूरा या तो बहुत करीब करीब ताल्लुक होता है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा कॉस्ट, जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट। यानी कि एक मज़दूर है, मज़दूर खड़ा है मज़दूरी करने के लिए, और मज़दूर को घंटे लगेंगे, घंटे पंजाबी कहते हैं ना, घंटे लगेंगे। मज़दूर को घंटे लगेंगे 100। मज़दूर का रेट है पर घंटे का 1500। मज़दूर की दिहाड़ी कितनी बनी? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, काम कम था, काम बढ़ गया, मज़दूर का काम बढ़ गया, मज़दूर खुश हो गया, मज़दूर का काम बढ़ गया, और 100 की जगह मज़दूर के पास आ गया 250 घंटे का काम। मज़दूर बड़ा आदमी बन गए, मज़दूर के पास लगे दोबारा 1500 रुपये का रेट पर घंटे का। ज़रा बताओ कितना कमाया मज़दूर ने? 3,75,000। बात समझ आ रही है? तो जितने ज़्यादा घंटे लगेंगे, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये तो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि वेरी करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ही है। एग्जाम्पल में आ रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ आती है?
दीज आर, अब देखो, दीज आर एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच आउटपुट, एक्चुअल या नॉर्मल? एक्चुअल। क्यों 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 क्यों? बनाएंगे तो नहीं ना, लेकिन फिक्स वाले का ओ निकलेगा नॉर्मल पे, एलोकेट होगा एक्चुअल पे। या अच्छा, फिक्स वाले के अंदर तो एक पोर्शन होता था एब्जॉर्ब का, एक होता था अनएब्जॉर्ब का, इसमें सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा या कुछ अनएब्जॉर्ब रहेगा? सब एब्जॉर्ब हो। क्यों? बनाई उतने रहूँ, निकाली उतने पे रहूँ भाई, बात समझ आ रही है? आओ एग्जाम्पल करते हैं, शाबाश। कहता है ज़बरदस्त, देखो अब जो सोया वो खोया, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, मिस कर दिया ना, ये एस्टिमेट लेकिन नुकसान आता है, किसी को बताना नहीं। A factory incurs the following variable production overheads during the year: इनडायरेक्ट मटेरियल 30,000 के, इनडायरेक्ट लेबर 20,000 के, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000 के, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी मेरे पास 2,000 यूनिट्स की। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, बताओ कितने हैं? 30 और 20, बोलो ना, 50। ओ आर निकाल लूँ जल्दी से इसका, ओ आर कैसे निकलेगा? 50,000 डिवाइड बाय एक्चुअल या नॉर्मल? एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है? 10,000। एक्चुअल कितना निकला हुआ यार? 500 रुपये निकल गया। अच्छा, अब क्या करूँगा, मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, बोलो ना? 10,000 ऐसा ही है पक्का? ठीक है, अब वो कहता है कि मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, वो हैं 2,000 यूनिट्स के। तो मुझे बताओ, मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ रेट, कि मेरे पास इन्वेंट्री के 2,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, इसके ऊपर अगर मुझे पता करना है कि वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा, तो 2,000 यूनिट्स और एक्चुअल OAR का रेट कितना है, बोलो भाई? 500 रुपये का। तो 10,000 रुपये मैं क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट में ऐड कर दूँ पक्का? चलो, खूब बात लग रही है इसमें? नहीं, ईजी, सब आसान है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। The cost of conversion costs are included in inventory on the basis of the following level: direct labor and other direct, एक्चुअल पे या डायरेक्ट है ना, वेरिएबल एक्चुअल पे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल पे। डन। कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ करूँगा इफ़ इट एक्सीड्स नॉर्मल कैपेसिटी। अच्छा जी, क्या बोल रही हो? कहता है मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी पे रखता हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी है मेरी 15,000 यूनिट्स की, नॉर्मल है, और एक्चुअल में ज़्यादा बना लिए, तो एक्चुअल पे करूँगा ना। ठीक है, तो डन। अच्छा, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें आईक्यू की किताब में नहीं है, लेकिन मैंने डाल दी है। मुझे लगता है कि आईक्यू की किताब में कम है, और अगर बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसको मुसीबत हो रही है ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ये टेबल एक उन टेबल में से एक है कि जो मैंने अपनी किताब में एडिशनल डाला है। आईक्यू की किताब से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं। पढ़ लेना घर पे जाके एक बार, ठीक है? ये मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, पढ़ लोगे खुद, कुछ नया नहीं है, ऊपर वाली चीज़ें हैं। बेसिक रूल क्या है, क्यों होता है, पहले क्या करना है, अच्छा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, अच्छा अनएलोकेटेड होता है नहीं होता। वो जो मैंने मुंह ज़बानी सारी बातें बोली टेबल के अंदर, मैंने कलम बंद कर दी है, सॉरी वो कीवर्ड बंद कर दिए, कलम तो है नहीं इसमें। ठीक है, चलो ओके। बस कर दें, बंद कर दें पक्का? बहुत पढ़ लिया आज, बंद कर दें? क्या कहते हो, पक्का? यस सर। तुम लोग तो बोलो ही नहीं, मशवरा मांगा नहीं मैंने ऑनलाइन वालों से। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज़, एक तो क्लास में नहीं आते, ऊपर से यस सर हैं, शर्म नहीं आ रही? चुल्लू में पानी लो, डूब जाओ उसमें। ठीक है, चलो आज की क्लास में देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के उठते रहिएगा। कल की क्लास में आते ही तीसरे में एकदम चौथे में गुम करके इसको 15 मिनट के अंदर चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और फिर मन के प्रैक्टिस करेंगे अगले 3 दिन तक, जब तक हमारे, मुझे लगता नहीं कि 70-80 MCQ हमने कर लिए अच्छे से। ठीक है, चलो, बल्कि एक काम करें, मैं क्यों करवाऊँ MCQ, खुद करो घर पे। नहीं सारे नहीं, मतलब स्टार्ट तो करो, होमवर्क लेके जाओ। स्टार्ट करते हैं आईकैप जानी के साथ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हैं कितने हैं?
50 होंगे ना। 25 MCQs आपने घर से करके आना है, कल डिस्कशन क्लास में होगी, ठीक है। 25 ICAP पे करके आना है। और भी दूँ? कर लोगे 25? बहुत है, मिल के करें ना। देखो 50 इसके हैं, फिर 30 साल उसके, 30 साल उसके, 125 के करीब होते हैं, तो मिल बांटे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें इसी अपनेपन के साथ कि देखो फिर बोली, अभी बोला है चुप रहना है, शट अप करके रहना है, ठीक है। चलो चलो बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वापस रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में इसी अपनेपन, इसी जज्बे के साथ और इसी पुरखुलूस मोहब्बत के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।